YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था आखिर किस रास्ते पर चल रही है? समाजवाद, पूंजीवाद या दोनों का मिश्रण? यही मिश्रित पहचान हमारी अर्थव्यवस्था को अनोखा और जटिल बनाती है। कि बुनियादी प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसके चरित्र और संरचना पर रोशनी डालते हैं। तो कोशिश रहेगी कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले ये कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसमें कुछ निशानियां तो साफ हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय का कम होना। लेकिन एक और बात है, पूंजी निर्माण की धीमी दर। इसका असल में मतलब क्या है? ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, टेक्निकल है पर जरूरी भी। स्रोत बताते हैं कि इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में नया निवेश, जैसे मशीनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी जरूरत है विकास के लिए। और इसी से जुड़ा है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर, जो विकास के लिए कह सकते हैं ईंधन का काम करते हैं। ये सब चीजें और साथ में जीवन का निम्न स्तर, रोजगार की दिक्कतें, ये सब मिलकर एक विकासशील अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनाते हैं। समझ गया। तो ये तो हुई विकासशील होने की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े पहलू पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। स्रोत कहते हैं कि यह भारत की एक खास पहचान है। लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियां साथ साथ काम करती हैं, या इसमें कुछ और भी है? हाँ, ये सिर्फ साथ काम करने से कहीं ज्यादा है। ये असल में एक संतुलन बनाने की कोशिश है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये मॉडल पूंजीवादी व्यवस्था, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां सब कुछ मुनाफे और निजी हाथों में होता है, और दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था, जहां सरकार का नियंत्रण और सामूहिक हित पर जोर होता है, उनके बीच का एक रास्ता था। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये संतुलन वक्त के साथ बदला भी है। मतलब कभी पब्लिक सेक्टर हावी रहा, कभी प्राइवेट। और भारत ने आजादी के बाद यही रास्ता क्यों चुने? कोई तो वजह रही होगी। स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कई कारण गिनाते हैं। देखिए, एक तो सीधी सी बात थी कि आजादी के वक्त सरकार के पास इतने पैसे, इतने संसाधन नहीं थे कि वो अकेले ही सब कुछ कर ले, बड़े बड़े उद्योग लगा ले। तो निजी क्षेत्र के पास जो पूंजी थी, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, मैनेजमेंट का अनुभव था, उसका फायदा उठाना एक तरह से जरूरत थी। अच्छा। दूसरा, सरकार चाहती थी कि वो अपनी ताकत उन जरूरी चीजों पर लगाए जहां शायद प्राइवेट सेक्टर ना जाए, जैसे कि बुनियादी ढांचा बनाना, सड़कें, बिजली या फिर सामाजिक कल्याण के काम। हाँ, ये बात तो है। और हाँ, मकसद तो यही था कि आर्थिक विकास तेज हो, गरीबी कम हो, बेरोजगारी घटे और लोगों तक अच्छी चीजें और सेवाएं पहुंचे। समझ गया। तो ये ढांचा तो बन गया। हाँ। अब इसके अंदर अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है? हाँ। इसे समझने के लिए स्रोत इसे अलग अलग हिस्सों या क्षेत्रों में बांटते हैं। हाँ। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। हाँ, ये वर्गीकरण बहुत मदद करता है ये समझने में कि अर्थव्यवस्था की बनावट कैसी है। प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर, जैसा आपने कहा, वो है जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है, खेती, माइनिंग, मछली पकड़ना, ये सब। ठीक है। फिर आता है द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेके चीजें बनाता है, मतलब सारे उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। और तृतीयक? और तृतीयक यानी टर्शरी सेक्टर, वो है सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, आईटी सर्विसेज, टूरिज्म, सब इसी में आता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि समय के साथ भारत में इसी तृतीयक क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ गया है। जीडीपी में इसका हिस्सा काफी बड़ा है अब। और अब तो बात इससे भी आगे बढ़ गई है। स्रोत नए क्षेत्रों का भी जिक्र करते हैं, जैसे चतुर्थक यानी क्वाटरनरी सेक्टर, जो ज्ञान आधारित है, रिसर्च, आईटी में भी जो हाई एंड काम है। और पंचक यानी क्विनरी सेक्टर, जिसमें उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले लोग आते हैं, सीईओज, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक। अच्छा, ये तो नई जानकारी है। हाँ, और इसी के साथ एक और बड़ी चीज जो आजकल बहुत चर्चा में है और जिसका जिक्र स्रोत भी करते हैं, वो है गिग इकोनॉमी। हाँ, गिग इकोनॉमी यानी फ्रीलांस काम, कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित नौकरियां। ये पारंपरिक नौकरी के ढांचे को बदल रही है। इसके अपने फायदे हैं, अपनी चुनौतियां हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि अर्थव्यवस्था की बनावट लगातार बदल रही है। यहीं पे एक और जरूरी बात आती है जो स्रोत उठाते हैं, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते हैं पर है नहीं।
और ये अंतर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत साफ करते हैं कि आर्थिक समृद्धि या ग्रोथ बस एक नंबर है, जैसे जीडीपी बढ़ गई या प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। ये सिर्फ मात्रा दिखाता है, मतलब क्वांटिटी। ठीक है। लेकिन आर्थिक विकास या डेवलपमेंट इससे कई बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता यानी क्वालिटी भी देखी जाती है। गुणवत्ता मतलब ये कि क्या लोगों का जीवन सच में बेहतर हो रहा है, क्या उनकी शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य, रहन सहन सुधर रहा है, क्या अवसर बढ़ रहे हैं। विकास का असली मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा सार्थक जीवन है। राष्ट्रीय कल्याण में बढ़ोतरी, ये कह सकते हैं। ये तो बहुत अहम फर्क है। अच्छा, ये जो आज की तस्वीर है, विकासशील, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बदलती संरचना वाली, इसकी जड़ें तो अतीत में होंगी। क्या स्रोत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आज़ादी से पहले यानी औपनिवेशिक काल में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, जिसने आज की स्थिति की नींव रखी? बिल्कुल, स्रोत इस पर काफी कुछ बताते हैं। देखिए, औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था की पहचान थी बहुत कम प्रति व्यक्ति आय। खेतीबाड़ी ज्यादातर सिर्फ पेट भरने लायक थी, जिसे जीवन निर्वाह स्तर कहते हैं। कोई बड़ा औद्योगिक आधार नहीं बन पाया था। जो भी संसाधन थे, उनका इस्तेमाल ब्रिटेन अपने फायदे के लिए कर रहा था। और एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका जिक्र स्रोत करते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन मतलब देश के कुछ इलाके तो थोड़े विकसित हो गए, बंदरगाह वाले शहर या जहां कच्चे माल का फायदा था, लेकिन बाकी बहुत सारे इलाके पिछड़े रह गए। एक समान विकास नहीं हुआ। इस विरासत का असर आजाद भारत की शुरुआती नीतियों पर साफ दिखता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो इन स्रोतों से हमने समझा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति काफी जटिल है। ये विकासशील है, इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र साथ काम करते हैं, यानी मिश्रित है। और इसकी संरचना भी लगातार बदल रही है, जिसमें सेवा क्षेत्र का दबदबा बढ़ा है और अब गिग इकॉनमी जैसी नई चीजें भी आ रही हैं। और हमने ये भी समझा कि सिर्फ आय का बढ़ना ही विकास नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार असल विकास है। हाँ, बिल्कुल। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अर्थव्यवस्था का ये जो रूप है, मिश्रित और विकासशील, ये भविष्य की चुनौतियों से कैसे निपटेगा। जैसे गिग इकॉनमी को रेगुलेट कैसे किया जाए ताकि काम करने वालों के अधिकार सुरक्षित रहें, या फिर क्या ये मौजूदा ढांचा हमें सतत विकास लक्ष्यों, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा, या कहीं ये बाधा तो नहीं बनेगा। ये कुछ सवाल है जिन पर आगे सोचने की जरूरत है।